हमारे पिछले वीडियो कैसे लगे आपको। यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को जाकर देख लीजिए। हमारे पिछले वीडियो आपको ऊपर आई बटन में या फिर एंड स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारे पिछले वीडियो मिल जाएंगे। बेटा, पिछले वीडियो में मैंने टेक्निकल से संबंधित आपको एक झलक दिखाई थी कि ट्रिक के द्वारा हम किसी पॉइंट को कैसे कन्फर्म कर सकते हैं और इसमें त्रुटि की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो बेटा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपको जो सीरियल हमारा चल रहा है चैप्टर वाइज का, ये हम आपको सभी वीडियो फ्री प्रोवाइड करवाएंगे। तो बेटा, किसी भी कोर्स को खरीदने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं सभी चैप्टर्स आपको फ्री में और विद डिटेल पूर्वक प्रत्येक पॉइंट के साथ बताऊंगा, जो परीक्षा में हमेशा आते रहते हैं। जिस स्थान पर जिस पॉइंट की ज़रूरत है, जिस ट्रिक की आवश्यकता है, वो ट्रिक के साथ में बताऊंगा, जिससे कि आपको क्लियरिटी बनी रहे। तो बेटा, चैनल को अपने मित्रों में शेयर ज़रूर कर दें। तो बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो रेजिस्टेंस से रिलेटेड है और इस रेजिस्टेंस में जो पार्ट होते हैं सबसे पहले उन पार्ट को लिखेंगे और जानेंगे कि हमको प्रतिरोध के बारे में किन किन स्थानों से पढ़ना है, जो डिटेल और उसके साथ साथ में न्यूमेरिकल पोर्शन भी रहता है, जो परीक्षा में आए दिन हमेशा आता रहता है, क्योंकि सभी किताबों में अलग अलग पोजीशन में दिया गया है और जो पेपर में, जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम लोगों की पहुंच तक नहीं हो पाते हैं और अंततः प्रश्न छूट जाते हैं। तो इन प्रश्नों को छूटने से बचने के लिए बेटा थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। वीडियो को बारीकी से देखिए, कापी कलम ले करके बैठें। ठीक है बच्चा, चलिए। एक हेडिंग यहाँ पर डाल रखी है मैंने, इसमें लिखा है मैंने प्रतिरोध का संयोजन। तो बेटा, यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट में नोट करेंगे कि प्रतिरोध का संयोजन, जो प्रतिरोध में, ये प्रतिरोध चैप्टर का नाम है और इसमें आप लिखेंगे प्रतिरोध का संयोजन। यह प्रतिरोधों का संयोजन। बेटा, ये हेडिंग डालेंगे कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन। इसमें आप थोड़ा सा लिखेंगे कि प्रतिरोधों को निम्न प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। प्रतिरोधों को निम्न प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। तो बेटा, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हैं उनको हम सामान्यतः किन किन विधियों के द्वारा संयोजित कर सकते हैं। तो बेटा, यहाँ आपको हम बहुत सारी विधियों को डिटेल पूर्वक बताने वाला हूँ और इनके बारे में एग्ज़ाम में हमेशा न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को जनरली, जैसे कोई भी अगर टीचर होता है तो आप लोगों को जब भी आपने यह पढ़ा होगा तो जनरली किसके बारे में पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस से संबंधित आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले प्रतिरोधों का बेटा श्रेणी संयोजन। इसके बाद सेकंड में आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। बेटा, ये चीज़ें तो सब कोई पढ़ाता है, परंतु अब जो एग्जामिनर है वर्तमान में वो यहाँ से प्रश्न ना दे करके
तीसरे और चौथे तथा नेक्स्ट पॉइंट से क्वेश्चन पूछते हैं। तो बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे प्रतिरोधों का मिश्रित संयोजन। तो बेटा सबसे ज़्यादा आप लोगों ने इनके विषय में पढ़ा होगा। इसके बाद कोई अध्यापक जो है आप लोगों को ये भी बताता है। इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ बेटा ये आपको कोई नहीं बताएगा। जैसे प्रतिरोधों का स्टार तथा डेल्टा संयोजन, और इनमें से सभी प्रश्नों को मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा और इनके न्यूमेरिकल को जो बेटा आप इनका सबका न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल जो होगा वो आपका विदाउट फार्मूला, बिना सूत्र के न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करवाऊंगा। क्योंकि मैंने देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट परीक्षा में जब जाते हैं तो यहाँ से तो अपना न्यूमेरिकल तैयार करते हैं और फॉर्मूला भी तैयार कर लेते हैं, परंतु वहाँ जाने के बाद फॉर्मूला ही भूल जाते हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होगा। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए मस्ट होता है फॉर्मूला। परंतु बेटा मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ रजिस्टेंस से संबंधित जो न्यूमेरिकल होते हैं उनमें फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं होती है। बिना फॉर्मूले के भी हम इनका न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे हो सकता है तो बेटा इनके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा, और स्टार और डेल्टा से रिलेटेड मैं आपको इसमें भी एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इसका क्वेश्चन देखते ही आंसर बता देंगे। इस बार विद्युत उत्पादन की परीक्षा में बेटा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था और इसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल के साथ बताऊंगा, फॉर्मूले के साथ भी और बिना फॉर्मूले के द्वारा भी कैसे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। बेटा इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमको फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा। हमारे वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक बने रहिए। वीडियो को अगर स्किप करेंगे तो बेटा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसका ये कहानी भी यहीं पर समाप्त नहीं हुआ है। मैं आज की इस वीडियो में आपका प्रतिरोध का पार्ट 1 और पार्ट 2 बताऊंगा, और नेक्स्ट डे मतलब टुमारो मैं आपको पार्ट 3 और पार्ट 4 के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। इसमें सभी बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है और हमारी टीम ने आप सभी लोगों के लिए विस्तार पूर्वक इन प्रश्नों को गठित किया है। तो बेटा बहुत विशेष पूर्वक ध्यान देना, जिससे कि आपका जीवन सुधर जाए और परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई भी पॉइंट आए तो उनको आप आसानी से लिख सको। बेटा अपनी कॉपी में इनको नोट कर लेना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन नंबर 1 हेडिंग डालेंगे। प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन आप लोग हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन। बेटा YouTube पर जो आप क्लास देखते हैं, कहीं किसी टीचर की कहीं किसी टीचर की, तो आपको सीरियल से किसी की भी क्लास नहीं मिलेगी। तो बेटा मान लो हमारी बात, आ जाओ हमारे चैनल पर, मैं आपको पूरा सिलेबस फ्री में प्रदान करूंगा। इसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं देना होगा, और हमारे फ्री जो मैं इधर वीडियो पढ़ा रहा हूँ इसका फ्री PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। बेटा चलिए
हेडिंग मैंने डाली है प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन। तो इसके बारे में कुछ विशेष इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करेंगे। जैसे कि नंबर 1, जो श्रेणी में प्रतिरोध संयोजित होते हैं उनमें धारा क्या होती है? परिपथ में धारा प्रवाह का मार्ग केवल एक होता है, तो बेटा जो श्रेणी परिपथ होता है प्रतिरोध का, उसमें प्रतिरोध का ही नहीं किसी का भी अगर श्रेणी परिपथ है उसमें धारा का केवल इकलौता मार्ग होता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट में आप लोग लिखेंगे कि जो वोल्टापात होती है प्रत्येक प्रतिरोध की, जो श्रेणी का संयोजन है, श्रेणी संयोजन में प्रत्येक परिपथ या प्रत्येक प्रतिरोध की वोल्टापात का मान अलग अलग होता है। ब्रैकेट में लिखेंगे जब प्रतिरोधों का मान अलग अलग हो। बेटा तीसरा पॉइंट लिखेंगे प्रतिरोधों में कुल या प्रतिरोधों में वोल्टापात का योग परिपथ में कुल प्रदत्त सप्लाई वोल्टता के तुल्य यह लिखेंगे बराबर होता है। ये कुछ मुख्य बिंदु हैं। बेटा एक बिंदु और है, एक बिंदु और लिखेंगे पॉइंट नंबर 4। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध का मान बराबर प्रतिरोध का मान सबसे बड़े प्रतिरोध से भी अधिक होता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 आप बेटा नोट करेंगे कि जब सभी प्रतिरोध R समान हो और इनकी कुल संख्या n हो तो तुल्य प्रतिरोध R इक्वल बराबर बेटा
n इंटू आर हो जाता है। और यहाँ पर मात्रक आपका ओम में लिखा जाएगा। ये इस हेडिंग के मुख्य बिंदु थे। तो बेटा यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन, तो प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में परिपथ में धारा प्रवाह का मार्ग केवल एक होता है। सेकंड पॉइंट में बोला गया है प्रत्येक प्रतिरोध की वोल्टापात का मान अलग अलग होता है। जब प्रतिरोधों का मान अलग अलग हो तो बेटा अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होगा जब प्रतिरोध का मान अलग अलग होगा। अगले पॉइंट में बोला गया है प्रतिरोधों में वोल्टापात का योग, तो बेटा जितने प्रतिरोध होंगे उनकी सबकी अलग अलग वोल्टापात जो होगी उनका योग करेंगे और ये कुल प्रदत्त या प्रदान की गई वोल्टा के बराबर होता है। बेटा नेक्स्ट देखेंगे कि श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध का मान सबसे बड़े प्रतिरोध, जो श्रेणी क्रम में जो हम बहुत सारे रेजिस्टेंस जोड़ेंगे उनका कुल जो रेजिस्टेंस बनेगा जाके उनमें से जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा उससे भी ज्यादा आता है। श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध का मान आएगा बेटा वो सबसे बड़े प्रतिरोध से भी ज्यादा आएगा जब हम सभी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में इक्वल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। जब यहाँ पर समांतर प्रतिरोध की बात अगर आएगी तो जो श्रेणी में जो समांतर क्रम में जो सबसे कम मान का रेजिस्टेंस लगा है उससे भी कम आपका वैल्यू आएगा। ये समांतर क्रम में कम वैल्यू छोटे वाले से भी छोटा आता है, जबकि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का जो वैल्यू आएगा टोटल वैल्यू जो आएगा वो बड़े वाले से भी ज्यादा आती है। तो बेटा इस पॉइंट को बढ़िया से याद रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध का मान सबसे बड़े प्रतिरोध से अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा यहाँ पर जो दिया गया है इससे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है। यहाँ लिखा है जब सभी प्रतिरोध इक्वल हों, कैसे आर मान के हों तो इनकी कुल संख्या n हो, तो इस स्थिति में तुल्य प्रतिरोध जो बेटा होगा इस रेजिस्टेंस का इस संख्या से n से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो टोटल रेजिस्टेंस आपका प्राप्त हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर तीन रेजिस्टेंस को जोड़ा गया है, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। यहाँ पर आपका R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, R3 रेजिस्टेंस, इनका वोल्टापात V1, V2, V3 है। इस स्थिति में यहाँ पर इनकी कंडीशन को देखते हैं। बेटा देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर देखते हैं इन टर्मिनल के बीच में इनकी इक्विवेलेंट वोल्टेज हो जाएगी जो होगी वोल्टेज इनके तीनों वोल्टेज के इक्वल। ठीक है बेटा याद रखना। और इसमें धारा प्रवाह का मार्ग केवल इकलौता है, तो इस नाते जिस चीज को यहाँ तोड़ा जाता है हम उसी को जोड़ते हैं। जो चीज भिन्न भिन्न होती है उसी को हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रतिरोध के अनुसार V = V1 प्लस V2 प्लस V3 या फिर प्लस डॉट डॉट कर देंगे। अब क्या करेंगे, ओम का नियम देखते हैं। तो बेटा ओम ने क्या बताया था, ओम ने बताया था कि V/I = R होता है। तो बेटा इस नियम के अनुसार हम लोग V = IR नोट कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू इन सभी स्थानों पर अलग अलग रखते हैं। तो V के स्थान पर रखेंगे बेटा IR, V1 के स्थान पर रखेंगे I सबके लिए बराबर है तो हम कॉमन ले लेते हैं और R जो है सबका अलग अलग है तो यहाँ पर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि I सभी में सफिक्स रहेगा और यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं। I को बेटा यहाँ से कैंसिल किया जा सकता है तो R जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा बेटा ये निकलेगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 और यही होगा आपका श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध। और इसका मात्रक बच्चा ओम में लिया जाता है। अभी हमारी कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, इसको बेटा पूरा अपने कॉपी में नोट करेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, अब करते हैं सबसे ज़्यादा
काम की बात। इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट मार करके अपने पास रख लीजिए बेटा, मैं हटा जा रहा हूं। चलिए आगे देखते हैं। सब लोग ज्यादा से ज्यादा इतना ही बता करके हट लेते हैं और उसके बाद मेन समस्या प्रारंभ होती है हम स्टूडेंट की, जिससे हमारी परीक्षा में क्रिटिकलिटी या हम कहेंगे कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। सिंपल क्वेश्चन जब गलत होता है तो कष्ट बेटा बहुत ज़्यादा होता है, सबको ही होता है, आपको ही नहीं। क्योंकि अब यहाँ पर इसके बाद बेटा जो मैं बताने वाला हूँ उसको बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। जो मैंने अभी फिगर बनाया था उसी चित्र को हम दोबारा यहाँ पर डिजाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका कंडीशन रहेगा V और ये पोजीशन आपके सामने उत्पन्न हुआ और यहाँ पर लिख दिया मैंने R1, यहाँ पर R2 और यहाँ पर R3। तो बेटा ये हो जाएगा V1, ये हो जाएगा V2, ये हो जाएगा V3। इस परिपथ में मैंने धारा को नहीं लिया है, ध्यान देना। इस परिपथ में मैंने केवल धारा का लोकेशन बनाया है, करंट को नहीं लिया है। अब बिना धारा के एक हेडिंग डालेंगे, धारा के बिना प्रत्येक प्रतिरोध का वोल्टापात ज्ञात करना। बेटा आज तक आपने इनका सबका वोल्टेज ड्रॉप निकाला होगा तो आपने धारा को जरूर निकाला होगा। हम यहाँ पर आपको निकाल करके दिखा रहे हैं कि जब मैं V1 का वैल्यू निकालूंगा तो क्या करूंगा। इससे पहले बच्चा आपको एक काम करना होगा, इनको सबको क्या करते हैं, इनको सबको आपस में ऐड कर लेते हैं डायरेक्ट, इनको सबको ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा बच्चा आपका योग। ठीक है, इनको सबको ऐड कर लेते हैं, सभी रेजिस्टेंस या सभी प्रतिरोधों को परस्पर ऐड कर लेते हैं। अब देखते हैं कि किसमें R1 में वोल्टतापात, R1 में वोल्टतापात V1 बराबर, अब रखें जिसमें हमको वोल्टेज ड्रॉप निकालनी होगी, जिस वोल्टेज में हमको वोल्टेज ड्रॉप निकालनी होगी उसी का रेजिस्टेंस हम अंश में रखते हैं। तो बच्चा यहाँ पर हो जाएगा R1 और नीचे क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे योग आप, और इसके साथ में टोटल वोल्टेज आपकी जो ये है इसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपकी फाइनल वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगी। बेटा यहाँ से निकालते हैं हम R2 में वोल्टतापात, R2 में वोल्टतापात, R2 में जब वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे तो बच्चा यहाँ लिखेंगे V2 इक्वल टू, जो सेम प्रोसेस जो ऊपर वाले में हुआ है वही यहाँ V2 का जब हम वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे तो बच्चा V2 के जब वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे तो R2 को ऊपर रखेंगे, नीचे रख देंगे योग और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल वोल्टेज से। बच्चा R3 का जब R3 में वोल्टतापात जब निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका V3 इक्वल टू R3 बटे योग, और ये योग रहेगा बेटा सभी रेजिस्टेंस का और मल्टीप्लाई कर देंगे V से। इनका सबका बच्चा मात्रक जो है वो वोल्ट होगा क्योंकि ये वोल्टतापात है। तो इस प्रकार से आप चाहे दो प्रतिरोध यहाँ जुड़े हों या उससे अधिक जुड़े हों तो हम बिना धारा निकाले हम प्रत्येक रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात कर सकते हैं, जिससे परीक्षा में जिस प्रतिरोध का या जिस रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप पूछा जाए उसी में हम उस रेजिस्टेंस को अंश में रख करके और सभी रेजिस्टेंस का टोटल का भाग दे करके और टोटल वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा आपको करंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट वोल्टेज जो वोल्टतापात होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा तो उस रेजिस्टेंस का हम निकाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त परिपथ की यदि हमको धारा निकालने की आवश्यकता होगी तो निकालेंगे परिपथ में
प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा। तो I बराबर यहाँ पर होगा V बटे, ये V कौन सी होगी बेटा, हम ये टोटल वोल्टेज लेंगे और वो एक बटे हो जाएगा तुम्हारा क्या, तुल्य प्रतिरोध। कौन सा, तुल्य प्रतिरोध, या लिखेंगे क्या, प्रतिरोध का योग, Req लिख लीजिए। तो इस पोजीशन में हम एम्पियर में इसको ज्ञात कर सकते हैं, परिपथ की धारा यहाँ से ज्ञात हो जाती है। बेटा अब आगे चलते हैं, यहाँ पर हम ऊपर लिख सकते हैं टोटल वोल्टेज अपान टोटल रेजिस्टेंस। इसके बाद इसको नोट कर लेना, बहुत अच्छे फॉर्मूले हैं ये, और हमारे हिसाब से शायद ये फॉर्मूले किसी ने अभी तक बताए नहीं हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जैसे मान करके चलिए एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक श्रेणी परिपथ में, क्वेश्चन आपको नोट करना है, एक श्रेणी परिपथ में, एक श्रेणी परिपथ में 4 ओम, 6 ओम तथा 8 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो निम्न को ज्ञात करें। तो बेटा यहां लिखेंगे नंबर 1, सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे बेटा, क्या निकालेंगे, Req। और सेकंड नंबर पर आपको निकालना है परिपथ धारा, परिपथ धारा। जब परिपथ की कुल वोल्टता $720 वोल्ट हो। बेटा इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन कठिन की श्रेणी में नहीं आते, बहुत ही आसान होते हैं। तो बच्चा मैंने अभी बताया था आपको, श्रेणी क्रम में जो Req होता है, ये होता है आपका R1 प्लस R2 प्लस R3, और रेजिस्टेंस लिखेंगे तो यहाँ पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ से निकालेंगे श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध बराबर हो जाएगा आपका 4 प्लस 6 प्लस 8 इक्वल टू, इनको आपस में जोड़ लेंगे, 6 4 10 हो जाएगा, 10 और 8 18 ओम आएगा बेटा। इसके बाद आपको निकालना है, ये पार्ट नंबर फर्स्ट आपका सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर सेकंड इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, आपको परिपथ की धारा निकालनी है। तो धारा I इक्वल टू होता है V अपान R, और आपने वोल्टेज का मान यहाँ लिखा है 720 बेटा, यहाँ लिखा हुआ है। और इसके बाद इक्वल वैलेंट रेजिस्टेंस आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ से रख देंगे 18 और यहाँ से कैंसिल कर देंगे, तो 18 चौको 72 होता है। यहाँ पर बेटा 40 एम्पीयर की धारा प्राप्त हो जाएगी। तो ये से क्वेश्चन वर्तमान में एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा नोट करेंगे, इनको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा रहेगा और हमारे बताए हुए प्रश्न न्यूमेरिकल भी आपको संख्यात्मक मान सहित परीक्षा में मिल जाएंगे। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे कि एक श्रेणी परिपथ में, एक श्रेणी परिपथ में एक श्रेणी परिपथ में 1 ओम 3 ओम और 4 ओम की 1 ओम 3 ओम और
4 ओम के 3 प्रतिरोध जुड़े हैं। इनका तुल्यमान ज्ञात करें। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको ज्ञात करना है और यहाँ से ऑप्शन बेटा दिए गए हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होते हैं या कोई भी प्रश्न होते हैं बच्चा ऑप्शन के ऊपर निर्भर जरूर करते हैं 2, 3, 4। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन के आधार पर हमको इसका आंसर बताना होगा। यहाँ लिखा है 3 ओम से कम, सेकंड में लिखा है आपका 1 ओम से अधिक, इसके बाद लिखा है 4 ओम से अधिक, इसके बाद लिखा है 8 ओम से अधिक। तो बच्चा जब तक इन प्रश्नों को आप सॉल्व नहीं करेंगे आपका आंसर नहीं निकलेगा। तो इनको सॉल्व करते हैं, तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपका R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस और भी आगे है, तो इनको जोड़ना होता है केवल REQ इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 8 ओम आएगा। तो बेटा आपका आंसर बनेगा जाकर के 4 ओम से अधिक। यहाँ पर 8 ओम तो दिया गया है, परंतु 8 ओम के सामने एक ही वर्ड लिखा है 8 ओम से अधिक। यहाँ पर आपका वैल्यू 8 ओम आ रहा है, इसलिए हम इस प्रश्न को नहीं मार सकते। ये भी ऑप्शन आपका गलत है और ये भी ऑप्शन आपका गलत है। 1 से अधिक इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ वैल्यू आपका 4 से अधिक आ रहा है। तो आपका आंसर जो है वो पॉइंट नंबर 3 प्राप्त हो जाएगा। चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपको अभी बताया था कि जब बहुत सारे प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए और उनमें प्रत्येक प्रतिरोध का मान समान हो तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा। जैसे कि मैंने बताया था N और R का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके पीछे एक क्वेश्चन है बेटा, इसको नोट करेंगे कि एक श्रेणी परिपथ में 3 ओम के एक श्रेणी परिपथ में 3 ओम के 18 प्रतिरोध संयोजित हैं। संयोजन का तुल्यमान ज्ञात करें। तो बेटा यहाँ पर मैंने फॉर्मूला बताया था, जब ये स्थिति आपको मिले तो REQ R इक्वल आपका होगा N इंटू R। तो बच्चा जब ये स्थिति मिले कि समान रेजिस्टेंस की संख्या बहुत ज़्यादा हो और उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया हो, तो यहाँ पर हम सबसे पहले नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इंटू रेजिस्टेंस का वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 18 तिया 54 ओम आपको प्राप्त हो जाएगा। जबकि ये आपका है श्रेणी क्रम के लिए, तो बेटा यदि क्रम आपका समांतर होगा, यदि क्रम आपका समांतर होगा तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू निकलेगा आपका टोटल R अपान नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। ये वैल्यू आपकी जब यहाँ से निकालेंगे तो समांतर प्रतिरोध की स्थिति में अगर ये क्वेश्चन रहेगा तो इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। श्रेणी क्रम में अगर ये कंडीशन रहेगी तो हम इस फॉर्मूले के उपयोग से हम टोटल वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। बच्चा नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे
प्रतिरोधों का समांतर संयोजन, हेडिंग नंबर आपकी 2 है। बेटा यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। एक हेडिंग डालेंगे बेटा, प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। बेटा एक बार हमसे आप केवल पढ़ करके तो देखिए, हमारे 2 वीडियो आप देखेंगे और उसी टॉपिक के किसी अन्य अध्यापक के आप 2 वीडियो देख लेना। लगा के तो रखे हैं बड़ा बड़ा डिजिटल बोर्ड, लेकिन पढ़ाने की तमीज नहीं है। क्या करते हैं कि हेडिंग डाल दिए, 2 लाइन में परिभाषा बता दिए, काम खत्म, हमारी छुट्टी। मैंने टॉपिक पूरा तैयार करवा दिया। ये कंडीशन चल रही है आजकल, सब लूट मार मची हुई है, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पता नहीं कितना लूटते हैं। तो बेटा आप लोग टेंशन मत लीजिए कि जो गरीब घर से या दूर दराज हैं हमसे जुड़िए, मैं आपको यूपीपीसीएल में 100% सिलेक्शन करवाऊंगा और आपको यूपीपीसीएल से रिलेटेड प्रत्येक सब्जेक्ट यहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा। तो बच्चा देखिए हेडिंग डालते हैं, प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्किट बनाते हैं, उसके बाद इसका एनालाइज करते हैं, इसके बारे में पॉइंट नोट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ सर्किट बनाते हैं, जो प्रतिरोध है इन बहुत सारे प्रतिरोधों को यहाँ पर इस क्रम में जोड़ लिया जाता है। बच्चा जब बहुत सारे प्रतिरोध एक के नीचे एक आ जाएं तो जान लीजिए और इनकी भुजाएं परस्पर एक साथ जुड़ी हों, इस कंडीशन में तो ये स्थिति समांतर संयोजन की स्थिति कहलाती है। समांतर संयोजन में बेटा वोल्टेज का मान सभी जो भी आपका आइटम जुड़ा रहेगा, चाहे यहाँ पर प्रतिरोध हो, चाहे यहाँ संधारित्र हो, चाहे यहाँ प्रेरक जुड़ा हो, जिसको हम इंडक्टर या कुंडली कहते हैं, बच्चा सबके लिए वोल्टेज का वैल्यू समान होगा, परंतु धारा का मान I1 और I2 और I3 इस पॉइंट पर किरचॉफ का KCL लगेगा। बच्चा हमारा और आपका KVL अभी बाकी है। जब उचित समय आएगा मैं आपको KVL के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक बताऊंगा। जैसे मैंने दूसरे या तीसरे वीडियो में KCL के बारे में विस्तार पूर्वक बताया था कि KCL इक्वल टू चौराहों का जो नियम है उसको हम चौराहे के आधार पर देख सकते हैं। तो बच्चा यहाँ पर हो जाएगा आपका R1, यहाँ R2 और यहाँ हो जाएगा R3। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हम बहुत सारे प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो बेटा इनमें धारा जो होती है, धारा का विभाजन हो जाता है और यहाँ पर आपकी इक्विवेलेंट करंट हो जाएगी। धारा के यहाँ विभाजन हो जाता है और वोल्टेज सबके लिए बराबर बराबर होता है। तो बच्चा जिसका विभाजन होता है हम उसी को ही ऐड करते हैं, जिसका विभाजन हुआ ही नहीं है तो उसको हम ऐड कैसे कर पाएंगे। सभी के लिए वोल्टेज का वैल्यू समान होता है। यहाँ अगर प्रश्न में पूछ दिया गया कि बच्चा समांतर संयोजन के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है, पूछा जाएगा कि वोल्टता सभी प्रतिरोधों के लिए भिन्न भिन्न होती है, धारा सभी प्रतिरोधों के लिए भिन्न भिन्न होती है, ठीक है ना, और रेजिस्टेंस सभी रेजिस्टेंस या तुल्य रेजिस्टेंस एक समान होते हैं। तो बच्चा यहाँ पर रेजिस्टेंस अलग अलग भी हो सकते हैं, एक समान भी हो सकते हैं, परंतु यहाँ पर आप कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन नंबर जो 1 होगी ये होगी आपकी परिपथ की कुल धारा। क्या लिखेंगे, परिपथ की। बच्चा हमारे वीडियो चाहे आप पॉलिटेक्निक में हो, चाहे आप ITI में हो, या आप किसी भी सब्जेक्ट से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपका इलेक्ट्रीशियन से संबंधित या इलेक्ट्रिकल से संबंधित टेक्निकल का पोर्शन आएगा, ये हमारा वीडियो सभी के लिए है। बच्चा आपके साथ में जो इलेक्ट्रीशियन से ITI में जुड़े हुए हैं उनको भी हमारा वीडियो दिखाइए और शेयर करिए। जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, मैं थ्योरी बेस पढ़ा रहा हूँ, बच्चा पॉलिटेक्निक के लिए भी ये सभी के सभी वीडियो
बहुत ही ज़्यादा सिद्ध होने वाले हैं। तो बच्चा यहाँ लिखेंगे परिपथ में कुल धारा, लिखेंगे I इक्वल, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या I1 प्लस I2 प्लस और ये हो जाएगा I3। बेटा मैंने बताया था कि जब हम श्रेणी क्रम में लेते हैं तो यहाँ पर वोल्टेज जो है ये विभाजित होती है, इसीलिए वोल्टेज को किसमें, श्रेणी क्रम में वोल्टेज को परस्पर जोड़ा जाता है, जबकि समांतर क्रम में धारा को परस्पर जोड़ा जाता है। अब ओम का नियम बेटा, ठीक है ना, ओम का नियम, ओम के रूल के अनुसार क्या करेंगे, करंट I इक्वल टू होता है V अपान R। जरा एक बात पर विशेष ध्यान देना, यहाँ पर वोल्टेज सभी के लिए एक समान है, परंतु श्रेणी में धारा जो थी बच्चा ये सबके लिए एक समान थी। अब नीचे से नोट करते हैं यहाँ पर I E को, तो यहाँ पर हो जाएगा V अपान R इक्वल, और इसके इक्वल में लिख सकते हैं हम, वोल्टेज सभी के लिए कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस, और डॉट डॉट कर देंगे, और इसके बाद देखते हैं कि ये वोल्टेज बच्चा दोनों कैंसिल हो जाएगी और आपकी वैल्यू आएगी R E Q इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 और प्लस डॉट डॉट कर देंगे। जब श्रेणी का, जब समांतर का संयोजन आता है तो बेटा इस प्रकार से हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल लेते हैं। जब रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा तो इसी से हम लोग जनरली ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 99% अध्यापक क्या करते हैं कि इस फॉर्मूले को फाइंड करेंगे जब समांतर या पैरेलल कनेक्शन का कोई भी अगर न्यूमेरिकल आया तो बच्चा इसमें अगर रख करके सॉल्व करोगे तो कम से कम आप 2 मिनट तो ले ही जाओगे। मैं आपको इसी फॉर्मूले, जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले के आधार वाले जितने भी प्रश्न होंगे आपको बिना फॉर्मूले के सॉल्व करके दिखाएंगे, और साथ में एक साइड में फॉर्मूले के द्वारा भी सॉल्व करके दिखाएंगे। तो बच्चा बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन, क्योंकि हमको फॉर्मूला जब नहीं लिखना पड़ेगा तो आपका टाइम बचेगा, जो आप टाइम इस प्रश्न का बचा करके अगले प्रश्न में लगा देंगे और अगले प्रश्न का उसके अगले प्रश्न में लगा देंगे, तो अंततः आप सभी प्रश्नों पर टिक कर सकते हैं। लास्ट में आपके प्रश्न भी पूरे हो जाएंगे और आपका टाइम भी बचेगा। तो बच्चा मैंने देखा है कि लगभग 70% बच्चे जो होते हैं वो अपना पूरा पेपर लास्ट तक भी नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जब आप लास्ट तक पेपर ही नहीं देख पाएंगे तो सिलेक्शन की आशा कैसी। हमारा ये उद्देश्य नहीं है बेटा, हमारा उद्देश्य ये है कि आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो टेक्निकल का हो चाहे वो कोई भी हो, 45 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बच्चा कोई स्टूडेंट जो है कम से कम 45 सेकंड में हमको कोई भी क्वेश्चन इसका करना है, कोई भी का मतलब एनीवन, कोई भी किसी भी प्रकार का, लेकिन स्टूडेंट लोग 45 सेकंड के अतिरिक्त यहाँ पर समय लेकर के चले जाते हैं 2-2, 3-3 मिनट एक ही क्वेश्चन पर। तो बच्चा जब आप दूसरे प्रश्न का समय एक ही प्रश्न में बिता रहे हैं तो आपकी लास्ट में क्वेश्चन तो छूटेंगे ही। तो क्वेश्चन छूट क्यों जाते हैं, क्योंकि हमको सही डाटा पता नहीं होता है, और डाटा जो भी क्वेश्चन में दिया जाता है उस डाटा को इस फॉर्मूले पर अगर रखेंगे तो बच्चा आपकी 100% श्योरली है कि क्वेश्चन छूट जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं अब जो बताने जा रहा हूं वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, इसको नोट कर लेंगे आप। इसके कुछ विशेष बिंदु हैं जिनको आप नोट करेंगे बेटा। तो यहां पर लिखेंगे नंबर 1, परिपथ में धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अलग अलग होता है। परिपथ में धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अलग अलग होता है।
तो बेटा यहाँ लिखेंगे I इक्वल टू I1 प्लस I2, या हम कह सकते हैं यहाँ R1 रेजिस्टेंस अगर है तो इसमें धारा I1 होगी, R2 रेजिस्टेंस है तो इसमें करंट आपकी I2 होगी, और R3 रेजिस्टेंस है तो इसमें धारा I3 होगी। तो बच्चा इनको याद रखना, जो रेजिस्टेंस समांतर में जितने रेजिस्टेंस जोड़े जाएंगे, जैसे मैंने एक यहाँ जोड़ा, एक यहाँ जोड़ा, एक यहाँ जोड़ा, इनमें सभी में करंट का मान I1, I2 और यहाँ पर आपकी I3 होगी, ये आपकी रेजिस्टेंस हो जाएंगी। तो जितने परिपथ होंगे उतनी आपकी धाराएं बनेंगी। प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अलग अलग यहाँ पर करंट का वैल्यू होता है बेटा। लास्ट में हम क्या करते हैं, करंट को ऐड कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कि वोल्टता व वोल्टापात बराबर होते हैं। तो बच्चा यहाँ पर जो वोल्टापात होगा, वोल्टापात जो प्रत्येक प्रतिरोध के लिए है वो आपका बराबर होगा तुल्य या परिपथ वोल्टता के, परिपथ वोल्टता के बराबर होगा आपका वोल्टापात। जो एक रेजिस्टेंस का होगा वही दूसरे का और वही तीसरे का होगा। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, पॉइंट नंबर 3 बेटा, कुल प्रतिरोध सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है। परिपथ में जुड़े सभी प्रतिरोध का तुल्यमान सबसे छोटे प्रतिरोध से भी प्रतिरोध के मान से भी कम आता है। जैसे बेटा 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम के ये 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और क्वेश्चन में अगर दे दिया कि इसमें तुल्य जो प्रतिरोध होगा ये 1.25 ओम होगा, 2.35 ओम होगा, ऐसे करके ना दे करके उसने कह दिया 3 ओम से कम, फिर लिख दिया 4 ओम से अधिक, 4 ओम से अधिक, फिर लिख दिया इसने 4 ओम, फिर लिख दिया 5, फिर लिख दिया यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 4 9 और 3 11, 9 3 12 ओम। ऐसे उसने यदि ऑप्शन दे दिए तो बच्चा आपको कुछ भी नहीं सोचना है, इस परिपथ को, इस पॉइंट को हमारे को पढ़ लेना और आपका जवाब तुरंत मिल जाएगा। परिपथ में जुड़े सभी प्रतिरोधों का तुल्यमान सबसे छोटे प्रतिरोध, यहाँ पॉइंट हमारा लिखा है, सबसे छोटे प्रतिरोध के मान से भी कम आता है। तो बेटा सबसे छोटा प्रतिरोध ये है और इससे भी कम जिसका वैल्यू होगा वही आपका आंसर होगा। तो बच्चे ऑप्शन आपका बनेगा जाके 3 ओम से कम। तो ये बिंदु है, मुख्य बिंदु है, इनको आप नोट करेंगे। इसके अतिरिक्त आपका पॉइंट नंबर 4 और है बेटा, इसको नोट करेंगे कि समांतर क्रम में जब सभी प्रतिरोध समान हों, जब सभी प्रतिरोध समान मान के हों और उनकी संख्या n हो तो तुल्य प्रतिरोध। तो बेटा इक्विवेलेंट R इक्वू बनेगा आपका एक जो प्रतिरोध होगा उसका वैल्यू अपान प्रतिरोधों की संख्या, और आपका मात्रक जो है वो बनेगा ओम।
तो बेटा ये आपका प्रतिरोध का समांतर संयोजन था। अभी हमारी कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई टीचर जो है वो आपको यहाँ तक बताने की कोशिश करेगा, परंतु इसके अतिरिक्त भी हमारे और भी पॉइंट हैं जिनसे आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होंगे। तो बेटा इनको अपनी कॉपी में नोट करते रहना और एक सीरियल से अपनी एक बढ़िया से फाइल बनाना जो आपकी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। तो बेटा यहाँ पर नेक्स्ट पोजीशन में आपको देखना है, नेक्स्ट पोजीशन में देखना है कि जब एक छोटी सी हेडिंग डालेंगे, एक छोटी सी हेडिंग डालेंगे कि जब लिखेंगे जब केवल दो प्रतिरोध, जब केवल दो प्रतिरोध, कौन कौन से, R1 तथा R2 समांतर क्रम में परिपथ में जुड़े हों तो तुल्य प्रतिरोध। तो बेटा यहाँ पर इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगा वो हम लोग कैसे निकाल पाएंगे? 1/R इक्वल टू 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। क्या करते हैं कि अगर दो रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन मिला तो बच्चा हम लोग इस विधि से सॉल्व करने लगते हैं, जो कि जो टाइम होता है आपका ये बहुत ज़्यादा लेगा। तो क्या करते हैं कि इससे एक सरल और विधि एक स्टेप नीचे उतर जाते हैं, इनका दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चा यहाँ पर हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 बटे R1 R2। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर हमको केवल R का मान निकालना है, तो मल्टीप्लाई वाली संख्या ऊपर कर देंगे और यहाँ हो जाएगा R1 प्लस R2। ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी टीचर आपको यहाँ तक लेकर के जाएगा। बच्चा जब दो रेजिस्टेंस दिए हैं तो दो रेजिस्टेंसों को हम श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जब जोड़ते हैं तो हम क्या करेंगे, इस विधि के द्वारा अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। परंतु जरा हमको अब ये बताइए कि अगर दो से अधिक रेजिस्टेंस मिलेंगे तो इस फॉर्मूले की क्या हालत होगी? ये फॉर्मूला बच्चा कितना बड़ा हो जाएगा? मैं आपको बताता हूँ कि जब परिपथ में तीन प्रतिरोध जब जुड़े हों तो उस स्थिति में ये फॉर्मूला आपका बनेगा R इक्वल टू R1 R2 R3 बटे R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 और R1। अब इतने बड़े फॉर्मूले को सभी वैल्यू को रख करके आप जब सॉल्व करेंगे तो टाइम कितना ज़्यादा लगेगा? हमको तो लग रहा है बच्चा कम से कम आप चाहे जितनी फास्ट करेंगे तब भी मिनिमम 2 मिनट तो लेकर के जाएंगे ही। और 2 मिनट का मतलब 45 दूनी 90 और 45 से और जोड़ दिए, मतलब लगभग आप 3 क्वेश्चन का टाइम एक ही क्वेश्चन में बिता देंगे, तो 2 क्वेश्चन आपके ऐसे ही छूट जाएंगे। तो बच्चा यहाँ पर ये तो केवल यहीं तक सीमित रखिए। जब ये कथन के बारे में दिया हो और पूछ ले कि दो प्रतिरोध हैं R1 R2 तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो बच्चा इस पर मार देना, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जब यहाँ पर 2 के स्थान पर 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 दे दे तो आप इस क्वेश्चन को मार देना, जिस ऑप्शन में आपको ये दिखाई दे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, इसको मार देना। और इसी से आप जो अगर ये डायरेक्ट पेपर में आ जाए तो इसको मार देना। लेकिन बच्चा इन फॉर्मूले को लगा करके आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं करना, क्योंकि ये विधियाँ ओल्ड हो चुकी हैं और इनसे वैल्यू तो निकलता है परंतु टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। हम लोगों के पास हमेशा परीक्षा में टाइम का अभाव रहता है। तो बच्चा यहाँ पर देखेंगे हम आपको फॉर्मूला और बिना फॉर्मूला दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा।
लेकिन बच्चा आपसे एक आग्रह है कि हमारा वीडियो आप शेयर करें और यदि आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में जो आईटीआई के बच्चे हैं उनमें आपके जितने भी दोस्त हैं पॉलिटेक्निक और आईटीआई में क्लास जो कर रहे हैं उनमें सभी में हमारा वीडियो जैसे आग का गोला फैलता है बच्चा ऐसे फैला दें। हम आपको बहुत बारीक से प्रत्येक पॉइंट बताऊंगा बच्चा, ये हमारा आग्रह है और आप हमारे वीडियो को निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप यूपीपीसीएल में निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे और हमारा प्रत्येक वीडियो आप स्किप नहीं करना और आप सभी वीडियो को देखना और एक थ्योरी का एक अपना नोट्स अच्छे से बनाना और उस नोट्स को बार बार रिवीजन करना, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इस हमारे किसी भी वीडियो का आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। बच्चा हमारा अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारे आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नोट करेंगे। अब आती है क्वेश्चन की बारी कि समांतर क्रम में जो रेजिस्टेंस है वो हम कैसे बिना फॉर्मूले के सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चा यहाँ पर लिखना है कि जब 3 ओम व 6 ओम के दो प्रतिरोध लिखेंगे, जब 3 ओम व 6 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। बेटा सबसे पहले मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं फॉर्मूले से और टाइम अपना स्टार्ट कर लेना। अब जब 3 ओम व 6 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। पढ़ने में लगा समय तो बेटा फॉर्मूला लिखेंगे। इसके बाद आप तो फॉर्मूला लिखेंगे Req = R1 R2 बटे R1 प्लस R2। इसके बाद आप लिखेंगे 3 × 6/3 प्लस 6 = 6 तिया 18 बटे 6 3 9। इसको कैंसिल करेंगे तो बच्चा 2 ओम आपका रेजिस्टेंस आएगा। लेकिन ये समय आपका फॉर्मूले के साथ सॉल्व करने में लगा है। बच्चा बिना फॉर्मूले के अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वेश्चन आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे पढ़ना कि जब 3 ओम व 6 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो यहाँ लिखेंगे बेटा 6 और यहाँ लिखेंगे 3। दोनों का हम ऐसी संख्या का चयन करेंगे जो संख्या इन दोनों राशियों से विभाजित हो जाए, जैसे कि 6। इस संख्या का भाग हम इसमें देंगे तो आपका वैल्यू 1 आएगा, तो यहाँ पर रखते हैं और इस वाली संख्या का हम इसमें दोबारा भाग देते हैं तो वैल्यू आएगा 2। यहाँ रखते हैं, इन दोनों को आपस में ऐड किया जाता है और ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा बच्चा यहाँ पर हम भाग दे देंगे तो आपका आंसर यहाँ से निकल करके आ जाएगा बेटा 2 ओम। यहाँ से आपको फॉर्मूले की कोई भी आवश्यकता नहीं है, जो कि एक बहुत ही आसान और शॉर्ट ट्रिक, या हम कहेंगे कि ये शॉर्ट तरीका है जिसमें आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और विशेष बात, यहाँ पर जब रेजिस्टेंस की संख्या 2 से ज्यादा हो जाती है तब ये विधि आपकी फेल होने लगती है, परंतु इस विधि में आपके चाहे जितने रेजिस्टेंस समांतर में जुड़े हों सभी की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो बेटा हमारे हिसाब से आपको ये तरीका न्यूमेरिकल में छोड़ करके इस तरीके को अपनाना चाहिए, जिससे क्वेश्चन बहुत कुछ ही पल में आपका सॉल्व हो जाए। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अपनी कॉपी में, जब 4 ओम 6 ओम और क्वेश्चन लिखेंगे जब 4 ओम का 6 ओम तथा 8 ओम के 3 प्रतिरोध, 8 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर में
जुड़े हों तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। बेटा अब मैं आपको फॉर्मूले के आधार पर क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, विदाउट फॉर्मूले बता रहा हूं। यहां लिखेंगे 4, 6, 8, इनका एलसीएम देखेंगे बच्चा 24 से ये संख्याएं सभी विभाजित हो जाएंगी। हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। अगर गलती से आपने इसकी दुगनी संख्या रख दी तब भी बच्चा आपका आंसर गलत नहीं आने वाला है, परंतु यहाँ हम ऐसी संख्या का चयन करते हैं कि जिससे क्या करते हैं, इनका सबका भाग यहाँ पर चला जाए। अगर आपको ये एलसीएम निकालना नहीं आ रहा है तो बेटा इनका सबका मल्टीप्लाई करके यहाँ रख देते हैं। अब क्या करते हैं, 4 का इसमें भाग देंगे तो बेटा 6 आएगा, 6 का भाग देंगे इसमें, इस संख्या का 24 में भाग देंगे तो 4 आएगा, 8 का इसमें भाग देंगे तो बेटा 3 आएगा। इनको सबको परस्पर क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो बच्चा आपका 13 आएगा, 13 का यहाँ ऊपर वाली संख्या में भाग दे देंगे तो बेटा 1 पॉइंट कितना आएगा आपका वैल्यू, 1.8 ओम के आसपास आपका आंसर आ जाएगा, जो आपको 1 मिनट नहीं, 45 सेकंड नहीं, लगभग 30 से 32 सेकंड में आपको आंसर प्रदान कर देगा। तो बेटा ये चीज आपको इतनी सीखनी पड़ेगी कि हमको यहाँ संख्या कौन सी लेनी है। तो यहाँ पर जो ये संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं के आधार पर यहाँ पर ऐसी संख्या का चयन करेंगे जो संख्या इन संख्याओं से पूर्ण रूप से कट जाए, और ये निकालना बहुत ही आसान होता है। बच्चा इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 6 चौको 24 आ गया, और लास्ट वाली संख्या का उसी संख्या में जैसे मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 4 × 6, अब इसी में देखते हैं कि ये 24 हो गया। इसमें अगर ये लास्ट वाली संख्या का भाग जा रहा है तो हम क्या करते हैं, वही संख्या यहाँ पर उठा लेते हैं। ऐसे कुछ मत सोचिए, इनको एक ऐसी संख्या का चयन कीजिए जिससे ये तीनों संख्याओं के इसमें भाग चला जाए, तो बेटा बड़े आराम से ये आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब 10 ओम के 100 प्रतिरोध, क्वेश्चन को नोट करेंगे कि जब जब 10 ओम के 100 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं, समांतर में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध की गणना करें। तो बेटा जब 100 प्रतिरोध, जो 10 ओम का प्रतिरोध 1 है और ये 100 प्रतिरोध है, ठीक है, प्रतिरोधों की संख्या 100 है, ये हो जाएगा वैल्यू आपका। इसके साथ में आपको मात्रक लगा मिलेगा वो R होगा, जिसके साथ में आपको मात्रक नहीं मिलेगा बेटा वो N होगा। तब यहाँ पर मैंने बताया था कि जब क्रम आपका समांतर होगा तो बच्चा R इक्वल आपका निकलेगा कौन सा, R/N। इसमें हम सॉल्व कर देंगे, रख देंगे वैल्यू, और आपका आ जाएगा 10/100, कैंसिल कर देंगे। या तो एग्जामिनर महोदय ने ये आंसर दिया होगा या फिर 0.1 ओम दिया होगा। बेटा अभी हमारे 2 टॉपिक बाकी हैं, प्रतिरोधों का मिश्रित क्रम और स्टार तथा डेल्टा का संयोजन। इसके विषय में मैं आपको कल, जैसे आज के इस वीडियो में मैंने विस्तार पूर्वक आपको न्यूमेरिकल के साथ समझाया है, ऐसे ही मैं शॉर्ट ट्रिक विदाउट फॉर्मूले के न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, इस विधि के आधार पर मैं आपको कल मतलब नेक्स्ट डे का वीडियो देंगे, जो वीडियो नंबर 7 हो सकता है। कि बच्चा हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको। यदि वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को कृपया शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर माय वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।